नमस्कार, मैं समर मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजे फिल्मी। आज मैं बात करूंगा सोनी का ZV-E1 के बारे में। ये एक अल्टीमेट ब्लॉगिंग कैमरा है, जैसा कि सोनी वालों का दावा है। दावा में कितने सच्चाई है, इसको आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा। और सिनेमा लवर्स जो फिल्म बनाना चाहते हैं, मूवी बनाना चाहते हैं, उनको भी पता चलेगा कि क्या ये कैमरा उनके लिए भी उपयोगी है या नहीं। यानी इस कैमरे से भी आप मूवी या OTT के लिए कोई वेब सीरीज़ शूट कर सकते हैं कि नहीं, अच्छे लेवल पर, प्रोफेशनल लेवल पर। और साथ ही ब्लॉगिंग में इसमें नए नए फीचर्स क्या है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं जो अब तक से दूसरे किसी भी कैमरे में नहीं आए हैं। और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ZV-E10 से यह किस प्रकार भिन्न है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि इसमें वो सिमिलर चीज़ें क्या है जो ZV-E10 में भी था, जिस पर हमने ऑलरेडी 2 वीडियोस बना रखे हैं। सोनी का ZV-E1 फुल फ्रेम सेंसर के साथ एक ऐसा कैमरा है जो फुल फ्रेम की क्वालिटी आपको देता है। इंटरचेंजेबल लेंस की सुविधा है, यानी ई माउंट के कोई भी लेंस आप सोनी का लगा सकते हैं। इसमें इन कैमरा टाइम लैप्स की सुविधा है और नेचुरल स्किन टोन के लिए भी इसके प्रोसेसर में वो सारी क्वालिटीज़ है जो आपको नेचुरल टोन देता है। फास्ट फोकस फॉर प्रोडक्ट, यानी जब सेल्फी मोड में आप शूट करते हैं तो किसी भी प्रोडक्ट को अगर आप कैमरे के सामने लाकर दिखाते हैं तो ये फास्ट फोकसिंग करता है, जिससे आप किसी भी प्रोडक्ट का आप अनबॉक्सिंग कर सकते हैं या फिर किसी भी तरह का अवेयरनेस वीडियो बना सकते हैं। स्मार्टफोन कनेक्टिविटी होने की वजह से इसको किसी भी स्मार्टफोन से कनेक्ट कर सकते हैं और S-Log3 में भी आप इसकी शूटिंग कर सकते हैं। S-Log3 में शूटिंग करने का मतलब ही होता है कि क्वालिटी अल्टीमेट आना, और हाई क्वालिटी लाइव स्ट्रीमिंग की भी इसमें सुविधा है। यानी आप किसी भी प्रोग्राम को लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए लोगों तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचा सकते हैं। अब हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो इस कैमरे को सोनी ZV-E10 से अलग करता है। पहला है सेंसर एंड ISO। सोनी का ZV-E1 का जो सेंसर साइज है वो है फुल फ्रेम सेंसर, जबकि ZV-E10 का जो सेंसर था वो था APS-C सेंसर, जो माइक्रो फोर थर्ड से तो बड़ा होता है, लेकिन जो फुल फ्रेम कैमरा होता है उससे तकरीबन 2.5 गुना छोटा होता है, जिसकी वजह से लो लाइट का जो परफॉर्मेंस होता है वो फुल फ्रेम में ज़्यादा मिलता है, यानी E1 में आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और यही वजह है जो इसका ISO का रेंज है 40 से लेकर के 4,09,600 तक का है, जबकि ZV-E10 का था 80 से लेकर के मैक्सिमम 1,02,400 तक। ये एक्सटेंडेड मोड की बात मैं कर रहा हूँ कि अगर आप बढ़ाए हुए स्थिति में इसको देखते हैं तो इतना आपको ISO मिलता है, और ये काफ़ी बड़ा ISO का डिफरेंस है दोनों के बीच में। सेकंड है रिकॉर्डिंग पैरामीटर। देखिए, रिकॉर्डिंग पैरामीटर की बात करें तो सोनी का जो ZV-E1 है इसका रिकॉर्डिंग होता है 10 बिट पर। 10 बिट रिकॉर्डिंग यानी ज़बरदस्त कलर, और 422 की रिकॉर्डिंग सैम्पलिंग रेट मिलता है। तो 422 की सैम्पलिंग रेट मिलने से इसके जो क्वालिटी है वो लगभग सिनेलाइन के जो कैमरा होता है उसके बराबर आ जाता है। 444 की तो बात अलग होता है, लेकिन 422 का जो रिस्पॉन्सिबल कलर है वो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी की होती है। जबकि यहीं पर ZV-E10 का जो सैम्पलिंग रेट है वो 420 है और वो 8 बिट पर शूट करता है। तो 8 बिट का कलर 10 बिट से काफ़ी कम होता है। 10 बिट और 8 बिट में आपको 2 बिट का डिफरेंस समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप कलर प्रोफाइल पर जाएंगे तो बहुत ह्यूज डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो ये है। और दूसरा है कि E1 में आप 60 फ्रेम तक जा सकते हैं 4K पर, लेकिन आप अगर E10 की बात करें तो वहाँ पर 4K पर आप जाएंगे तो मैक्सिमम 30p पर जा सकते हैं, वहाँ पर 60p पर जा सकते हैं, यहाँ 30p पर। तो इसका भी डिफरेंस आपको मिलेगा, यानी आपको स्लो मोशन करने में आसानी होगी। और अगर फ्रेम रेट्स की बात करते हैं हाई स्पीड की तो सेम अलग है। उसमें 4K पर आप 120 में जा सकते हैं E1 में, और E10 में HD पर 120 पर जा सकते हैं। ये दोनों डिफरेंस है, जिसकी वजह से कलर का जो अंतर है जब आप ग्रेडिंग करने जाते हैं तो E1 में आपको काफ़ी अच्छा आपको कलर परफॉर्मेंस मिलता है। नेक्स्ट है इमेज स्टेबलाइजेशन। हमने हर वीडियो में बोला है कि आजकल कैमरे के लिए ये ज़रूरी नीड है, ये ज़रूरत है ही है कि उस कैमरे में इमेज स्टेबलाइजेशन हो। E10 में जहाँ पर इमेज स्टेबलाइजेशन जो होता था वो इलेक्ट्रॉनिकली होता था, यानी इलेक्ट्रॉनिक वे से स्टेबलाइज होता था, जिसकी वजह से क्रॉप होता था 1.1x का क्रॉपिंग होता था, यानी थोड़ा सा छोटा होकर के इलेक्ट्रॉनिक वे में उसको स्टेबलाइज किया जाता था। उसका सेंसर हिलता नहीं था, सेंसर मूव नहीं करता था। लेकिन E1 में ZV-E1, सोनी का जो ZV-E1 मॉडल आ रहा है इस समय, उसमें सेंसर खुद मूव करता है, और वो भी 5 एक्सिस पर मूव करता है। और 5 एक्सिस मूव करना यानी आप दौड़ते हुए भी कुछ शूट करें तो विदाउट क्रॉपिंग आपको बेहतर रिजल्ट देता है और स्टेबलाइज आपको इमेज क्वालिटी देता है। नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट है ऑटो फोकस। ऑटो फोकस भी एक ज़रूरी
अहम चीज़ है किसी भी कैमरे के लिए आजकल, कि ऑटो फोकस कितना फास्ट काम करता है और किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ करता है ऑटो फोकस के लिए। तो जो ZV-E10 जो पुराना मॉडल है अभी भी चल रहा है और इस समय भी वो लोग हाथों हाथ खरीद रहे हैं, उसका वजह भी मैं आगे बताऊंगा। तो उसमें जो ऑटो फोकसिंग का सिस्टम होता था वो ओल्डर जो सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर के हिसाब से वो काम करता है, यानी ये करीब 5-6 साल पुराना टेक्नोलॉजी के ऊपर ऑटो फोकस करता था। लेकिन अब जो E1 है वो कम्प्लीटली AI बेस्ड है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ये पहली बार इसमें सोनी ने रखा है AI बेस्ड ऑटो फोकस, जिसमें आपकी जो ऑटो फोकस है वो AI करता है। यानी उसको समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट को हमको फोकस करना है, किस सब्जेक्ट को फोकस नहीं करना है। यानी आपका मूवमेंट, जब कैमरा का आप मूवमेंट करेंगे, किसी भी सब्जेक्ट को आप फोकस करने की कोशिश करेंगे या आप फ्रेमिंग करेंगे, तो फ्रेम देख करके इसका AI समझ लेता है कि आपको किस वस्तु को या किस व्यक्ति को, किस पर्सन को फोकस करना है। ये पहले नहीं कर पाता था। पहले क्या होता था, जो नज़दीक कोई भी ऑब्जेक्ट होता था उसी को फोकस करता था, दूर के सब्जेक्ट को नहीं। इसमें काफ़ी हद तक AI की मदद से आपके ब्रेन को मैप करते हुए फोकस करता है। तो इसका AI फोकसिंग बेहतरीन है और ये निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा बेहतर होता चला जाएगा। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा फीचर्स। देखिए, इस कैमरे में कुछ ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो ZV-E10 में नहीं है, यानी ZV-E1 में ऐसे कुछ फीचर्स हैं जो नायाब हैं। उसमें से पहला फीचर्स है ऑटो फ्रेमिंग मोड। ऑटो फ्रेमिंग मोड क्या है? ऑटो फ्रेमिंग मोड में आप अगर सेल्फ अपनी वीडियो ले रहे हैं या दूसरे का किसी का भी शूट कर रहे हैं, आपने ऑटो फ्रेमिंग मोड में इस कैमरे को ला दिया है, तो कैमरा खुद ब खुद उसकी फ्रेमिंग करता है और इतना प्रोफेशनल वे में फ्रेमिंग करता है कि आपको लगेगा कि कोई DOP उसको शूट कर रहा है, यानी कैमरा को पैन करके मूव करके शूट कर रहा है, उसको टिल्ट अप टिल्ट डाउन करके शूट कर रहा है। यानी सब्जेक्ट जहाँ जहाँ जा रहा है उसको प्रॉपर फ्रेमिंग मिल रहा है और वो भी सिनेमैटिक लॉ के अनुसार। ये एक अचरज भरा चीज़ है जो इस कैमरे में आपको देखने को मिलता है और ये सेल्फी वीडियो के लिए यानी व्लॉगिंग के लिए तो बहुत अच्छा है ही है। साथ ही जो ऐसे बिगनर हैं जो कुछ सीरियल बनाना चाहते हैं या कोई शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, कोई ऐड बनाना चाहते हैं, म्यूज़िक वीडियो बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ कैमरा को रख ले, बाकी कैमरा खुद फ्रेम बना करके आपको आउटपुट देगा, वो भी अच्छे क्वालिटी में आउटपुट देगा। दूसरा नायाब फीचर है सिने व्लॉग। व्लॉगिंग के कैमरे में इस तरह का चीज़ नहीं था पहले कि इसमें सिनेमा मोड दे दिया जाता है शूट करने के लिए, यानी 2.35:1 का एस्पेक्ट रेशियो, जो वाइडर एस्पेक्ट रेशियो है उस पर भी आप शूट कर सकते हैं, जिसमें ऊपर और नीचे काली पट्टी आ जाती है ना, उसको क्रॉप पट्टी बोलते हैं, क्रॉप करके जो किया जाता है। तो इसमें क्रॉप नहीं होता है, सीधे 2.35:1 का एस्पेक्ट रेशियो पर शूट करता है, जो देखने में पूरी तरह से सिनेमैटिक लगता है। इसमें एक और फीचर है जिसे आप कह सकते हैं फोकस ब्रीदिंग कंपनसेशन। देखिए, फोकस ब्रीदिंग क्या होता है? जब आप ई माउंट का लेंस लगाते हैं, सोनी में या कैनन में भी है, हर एक में है, आप जब फोकस करते हैं तो जब फोकस करता है किसी सब्जेक्ट को तो ब्रीथ करता है, यानी जूम इन जूम आउट होकर के उसको कहीं ना कहीं स्टेबल करता है। तो स्टेबिलिटी आते आते भी कुछ जूम इन जूम आउट हो जाता है, ब्रीदिंग होता है, यानी कुछ सांस लेने का एक जगह दिखाई देता है, बनता है कि जहाँ पर पूरी की पूरी पिक्चर हिल जाती है। तो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ये ख़त्म करता है और कंपनसेट करता है इसको इलेक्ट्रॉनिकली, उसको कंपनसेट करके आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर फोकस को ब्रीथ करने का मौका मिला, नहीं मिला, आपको स्मूथ वीडियो मिलता है। तो ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम अगर आप लोगों ने इस चीज़ को फेस किया है तो आप जानते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप ऑटो फोकस मोड पर लगाते हैं और फोकस ब्रीथ करता है तो आप पूरे के पूरे इमेज को वो जूम इन जूम आउट करके कहीं ना कहीं स्थिर करता है। तो इसके अंदर निवारण है, इस मोड को ऑन करके आप इस प्रॉब्लम से एक तरह से दूर हो सकते हैं। तो इस तरह के कई फीचर्स हैं जिन फीचर्स का यूज़ करके आप बेहतर आउटपुट पा सकते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस की बात करेंगे और वो है बैटरी। देखिए, इसके अंदर जो बैटरी दिया हुआ है वो ZV-E10 से बड़ी बैटरी दिया है, जिसे आप NP-FZ100 के नाम से जानते हैं, और ये बैटरी आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम देता है आपके कैमरे को काम करने के लिए। अगर आप शॉट्स भी लेते हैं, यानी आप क्लिक करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं, तो ज़्यादा क्लिक मिलता है। इस समय वैसे इस वीडियो में मैं इसके स्टिल फोटोग्राफी वाले हिस्से को मैंने नहीं टच किया है, सिर्फ वीडियो की बात कर रहा हूँ। तो बैटरी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि बैटरी का अगर पावर ज़्यादा है, बड़ी बैटरी है, तो आप ज़्यादा देर तक एक बैटरी से काम कर सकते हैं। और लास्ट में आते हैं, जो लास्ट डिफरेंस है वो है प्राइस, और ये डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। ZV-E10 जहाँ 50 से 60 हज़ार के रेंज में मिलता है, वहीं पर ZV-E1 आपको मिलेगा तकरीबन 1,60,000 या उससे कुछ ज़्यादा पर।
अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, इसकी प्राइस आज के डेट में नहीं आया है, लेकिन बहुत जल्दी ये मिलने लगेगा। बाहर की कंट्रीज़ में मिलता है, तो उसके हिसाब से एक अंदाज जो कॉस्ट इसका आएगा 1,60,000 से लेकर के 1,65,000 के बीच में आएगा। तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा का डिफरेंस है ZV E10 और ZV E1 में। लेकिन E10 जहां आपको APS-C सेंसर के साथ सारे फीचर्स देते हैं, यहाँ पर आपको फुल फ्रेम के साथ आपको ढेर सारे नए फीचर्स के साथ ये कैमरा मिल रहा है। अब सवाल उठता है, क्या इस कैमरे से आप फिल्म बना सकते हैं या इस कैमरे से आप कोई प्रोफेशनल काम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, किसी भी तरह का प्रोफेशनल काम करते हैं, क्योंकि अब जो ये वीडियो व्लॉगिंग के लिए दिया जा रहा है, ये फुल प्रोफेशनल व्लॉगर्स के लिए दिया जा रहा है, जो अपने व्लॉगिंग के अंदर सिनेमैटिक शॉट भी लेते हैं। और इसका जो इस व्लॉग का फॉर्मूला है, इसका जो सीने टोन है, इसका जो स्किन टोन है, इतना बेहतरीन है कि इस पर अगर आप कोई फिल्म भी शूट करते हैं 4K पर, तो उसे आप पर्दे तक ले जा सकते हैं ईजिली। E10 पर भी ले जा सकते थे, लेकिन इस पर आप इजीली ले जा सकते हैं। इस कैमरे का जो कॉस्ट है उसके हिसाब से इसमें जो फीचर्स दिए गए हैं काफ़ी अच्छा है। हाँ, कितना ज़्यादा सक्सेस होगा ये कैमरा जब रिलीज़ होगा, हमारे हाथ में आएगा, तब मैं ज़रूर इसका हैंड्स ऑन रिव्यू भी करूँगा और आपको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमको रिव्यू मिल रहे हैं दूसरों के पास, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो US में हैं, उनसे जो रिव्यू मिले हैं उस हिसाब से इस कैमरे का जो रिज़ल्ट है बेहतरीन है। आप इस पर जा सकते हैं। नमस्कार।